नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। क्या आरोपों के कीचड़ से मुक्त होकर कमल फिर खिलने लगे हैं? एक दलदल जो तकरीबन 2.25 साल का था, कहें कि आरोपों की बारिश, उससे मुक्त होकर कमल सिंह रावत फिर पाक साफ हो गए हैं। इस बार वो जनता की अदालत से नहीं, बल्कि सचमुच की अदालत, प्रदेश के सबसे बड़े कोर्ट से बरी हुए हैं। ये जो बातें कही जा रही हैं वो इसलिए कि वाकया दिसंबर के आखिरी दिनों का है, साल 2023। एक मुकदमा चंपावत जिले के जिला मुख्यालय का बहुत चर्चित मुकदमा था, कोतवाली में दर्ज हुआ था। और उस मुकदमे में आरोप लगा था पॉक्सो का। पॉक्सो यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज 2012 का ये कानून है। और आरोप जिन पर लगा था वो उस समय सत्तारूढ़ पार्टी के बड़े नेता थे। तल्लादेश मंडल के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे और सल्ली से क्षेत्र पंचायत सदस्य थे। 2019 के चुनाव में उन्होंने एक कद्दावर नेता को हराकर वो सीट जीती थी। और आरोप जब लगे थे, आरोप के बाद क्या स्थितियां हुई, राजनीति किस करवट बैठी, सामाजिक रूप से किस तरह से उनको तमाम तरह के लोगों के निशाने पे आना पड़ा, चरित्र हनन हुआ। और अब 9 अप्रैल 2026 को करीब 2.25 साल बाद वो आरोपों से मुक्त हो गए हैं। अदालत ने उनको दोषमुक्त करार दिया है। हाईकोर्ट के जस्टिस आलोक मेहरा ने ये आदेश दिया है। और क्या परिस्थितियाँ तब की थी, अब क्या हुई, इन सब पे बात करने के लिए कमल सिंह रावत हमारे साथ हैं। रावत साहब, पहले तो जो अदालत का फैसला आया है, आपको बरी किया गया, दोषमुक्त किया गया है, तो इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरकार सत्य की जीत हुई है। माननीय उच्च न्यायालय ने मुकदमा ख़त्म कर दिया है और मेरे को बरी कर दिया, जिसमें एफआईआर को रद्द कर दिया माननीय उच्च न्यायालय ने। कहते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। आज मेरे भगवान देवी देवताओं की कृपा से सत्य की जीत हुई है। तो ये जो प्रकरण था, जो आरोप आप पे लगे थे, पॉक्सो का एक गंभीर कानून है, उस दौरान क्या हुआ, आरोप क्यों लगे, क्या आरोप और घटना जो उसमें आरोप लगाए गए थे उनमें और वास्तविकता में क्या फ़र्क था? और उस दौरान का वातावरण क्या था, किस तरह से आप समाज को फेस कर रहे थे उस समय? अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस समय तो बहुत ही कठिन समय था मेरे लिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2015-16 से मैंने राजनीति की शुरुआत की। अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत मैंने अपने कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष के चुनाव जीतने के बाद शुरू करी। और उसके बाद लगातार जनहित के मुद्दों पे मैं सामने आया, सरकार से लड़ा और मैंने क्षेत्र की राजनीति में एक सक्रिय भूमिका निभाई, लोगों का प्यार हासिल किया। मैं दिन रात मेहनत करके, दिन रात लोगों की सेवा करता था। अगर रात के 12 बजे भी किसी को हल्द्वानी ले जाना हो अस्पताल, तो मैं अपनी पर्सनल गाड़ी से मुफ्त में ले जाता था, चाहे बरेली ले जाना हो चाहे दिल्ली ले जाना। मैं लगातार क्षेत्र की सेवा में था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं यही जो क्षेत्र की मैं सेवा कर रहा हूँ, जो क्षेत्र के लोग मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, यही कल के दिन कुछ लोगों के लिए, मेरे लिए घातक सिद्ध होंगे। कुछ लोग ऐसे मेरे पीछे पड़े। मैं बताना चाहूँगा कि 2019 में मेरी सबसे बड़ी हॉट सीट चंपावत की थी, जिसमें मैंने अपने ही रिश्तेदार से चुनाव लड़ा था और एक बड़े नेता को हराया था। क्षेत्र की जनता ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत स्नेह दिया। और उसके बाद मैं आगे बढ़ता रहा राजनीति में और मुझे उस समय भाजपा में मंडल अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाया। और उसके बाद मैंने अपने पार्टी की सेवा करी, लोगों की सेवा करी। मेरी सक्रियता को देखते हुए जो बड़े नेता थे चंपावत के, जो कद्दावर नेता माने जाते हैं, वो मुझसे चिढ़ने लगे, जलने लगे और वो मुझे टारगेट करने लगे। 2023 में, चूंकि 2024 में पंचायत चुनाव आने थे और मेरी एक बड़ी दावेदारी थी, तो उस दावेदारी को रोकने के लिए, मेरे को आगे से बढ़ने से रोकने के लिए मुझ पर एक झूठा मुकदमा कराया जाता है। 2023 में दिसंबर में 25 दिसंबर का मुझ पर आरोप लगाया जाता है। एक नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर उसको कोतवाली भेजा जाता है और षड्यंत्र के तहत, पूरे पुलिस प्रशासन की मिलीभगत के तहत एक एफआईआर लिखी जाती है। जो एफआईआर मैं आपको बताना चाहूँगा कि पॉक्सो में लिखवाई जाती है, क्योंकि पॉक्सो ऐसा एक्ट है जिसमें लड़के की पूछ नहीं होती है। अगर आरोप लग गया तो उसको जेल जाना ही है।
मेरे ऊपर इतना बड़ा मुकदमा लगा। जब ये मुकदमा लगाया गया 25 दिसंबर की इसमें एफआईआर में लिखा गया कि 25 दिसंबर को कमल रावत ने अपनी गाड़ी में बैठाकर एक नाबालिग लड़की को ले जाया गया और उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले तो 25 दिसंबर को मेरी गाड़ी यहाँ नहीं थी, वो हल्द्वानी में थी। आप देख सकते हैं कि हल्द्वानी में 13 दिसंबर को मैंने अपनी गाड़ी स्कॉर्पियो जमा कराई थी, क्योंकि उसमें कुछ खराबी थी, टेक्निकल दिक्कतें थी, तो वो उनने कहा था 15-20 दिन इसमें लगेंगे। और 26 दिसंबर को डिलीवरी डेट है, आप देख सकते हैं। ये 26 दिसंबर को मेरे को वापस मिली। तो 25 दिसंबर को मैं पूरन मेहरा जी जो हमारे महामंत्री थे उनके गाड़ी में जाकर मैंने अपना एक प्रोग्राम करा था, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती करी थी। ये मेरे साथ 50-60 लोग शामिल थे, जिसमें क्षेत्र के सारे लोग, सारे गणमान्य व्यक्ति वहाँ पर मौजूद थे। मंच में हमने ये सभा की थी डाक बंगले में, और मेरे ऊपर आरोप लगाया जाता है कि मैं अपनी गाड़ी में लेकर मैंने उस लड़की के साथ दुष्कर्म किया। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो एफआईआर कराएगी वो कभी भी नाबालिग द्वारा एफआईआर नहीं होती है, वो उसके परिजनों या किसी अन्य के द्वारा होती है। लेकिन एफआईआर में लड़की के साइन करवाए गए ताकि भविष्य में अगर कोई किसी के ऊपर मानहानि ना कर सके। और क्या कहते हैं, पूरा एक राजनीतिक मतलब षड्यंत्र के तहत मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज कराई गई। उसके बाद मेरे ऊपर आरोप लगे। उस समय मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत ही कठिन समय था मेरे लिए। मेरे पापा का 1 महीने पहले हार्ट का ऑपरेशन हुआ था और मेरे ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा दिया गया। मैं बहुत परेशान था, मानसिक उत्पीड़न हो रहा था मेरा। मैं खुद स्वयं पुलिस के पास गया और मैंने अपना सरेंडर करा। मैंने बताया, एसपी साहब को बताया, मैंने सबको बताया कि मैं उस दिन मंच में था, मेरी गाड़ी वहाँ थी, आप चेक कर लें, मेरा फ़ोन चेक कर लें, आप सब कुछ चेक कर लें, आप गाँव में पूछ लें। फर्जी चार्जशीट कोर्ट में पेश की जाती है। लेकिन उसके बाद लड़की ने अपने 164 के बयान में, पहले ही बयान में आप देख सकते हैं, उसने कहा कि मैं कमल रावत को पसंद करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। जब कमल रावत ने मना करा तो गांव के कुछ लोगों ने, उसने अपने सहेलियों को बताया होगा कि मैं उसको पसंद करती हूँ। उसके जज्बातों का फायदा उठाकर जो गांव के मेरे राजनीतिक प्रतिद्वंदी थे, उनने उसके घर पे गए और उस पर दबाव बनाया। 3 दिन तक उस पर दबाव बनाया और उसके बाद उसको कोतवाली लाए। उसको बताया नहीं कि हमें क्या आरोप लगाना है। उससे कहा कि तू कोतवाली में जा, ऐसा ऐसा लिख, और तेरा उसको एक उसका मतलब मान सकते हैं कि उसको उसकी फीलिंग्स के हाथ खेला गया और कोतवाली भेजा गया। कोतवाली में लड़की ने अपने बयानों में कहा है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कोतवाली में सिर्फ उसने, लड़की ने ये कहा था कि कमल रावत से मैं उसको पसंद करती हूँ। लेकिन जो पुलिस वाली थी वहाँ और जो उसके साथ नेता लोग थे, उनने कहा कि तू ऐसा ऐसा लिख। पूरा एफआईआर उनने बना के दी और वो पूरी एफआईआर पॉक्सो अधिनियम के तहत गंभीर धाराएं, बलात्कार, किडनैपिंग और डराना धमकाना जैसे मामले उसमें लगाए गए, धाराएं लगाएंगी, ताकि मैं किसी एंगल से भी छूट ना पाऊँ। लेकिन कहते हैं भगवान सत्य की ही जीत होती है। लड़की ने अपने 164 के बयानों में बोला। उसके बाद जो उसके मेन बयान होते हैं उसमें भी लड़की ने सारी बातें खोल रखी हैं कि कैसे गांव के लोग उसके घर पे आए, कैसे उनने बहलाया फुसलाया, कैसे कोतवाली ले गए। उसके बाद उसके माता जी ने भी बोल रखा है कि गांव के लोगों ने राजनीतिक रंजिश निकालने के लिए ये एफआईआर करवाई। उनके पापा जो दिल्ली में काम करते थे, वो 31 तारीख को दिल्ली से घर को आए, लेकिन चार्जशीट पे उनको 29 तारीख को उनके बयान दिखाए गए हैं। आपको आप लोग समझ सकते हैं कि कितना बड़ा षड्यंत्र मेरे जीवन के साथ, मेरे चरित्र के साथ, मेरे चरित्र का हनन करने के लिए, मेरे जीवन को ख़त्म करने के लिए ये किया गया। और उसके बाद मैंने अपना मेडिकल कराया। आप देख सकते हैं ये पूरा मेडिकल सार्वजनिक है, कोई छुपाया हुआ नहीं है। ये देहरादून से आया है, पूरा 2-3 जगह गया इसका डीएनए, और रुद्रपुर और देहरादून, और उसमें मेरे को क्लीन चिट मिली है। कहीं से कहीं तक मेरा लड़की के साथ कोई संबंध नहीं था, कोई संपर्क नहीं था। तो आप कैसे मेरे राजनीतिक करियर को ख़त्म करने के लिए इन लोगों ने मुझ पर आरोप लगाए। कमल जी, जिस समय के आरोप है दिसंबर 2023 में, उस समय आप भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष थे और आरोप लगने के बाद मुकदमे वगैरह दर्ज हुए तो पार्टी ने आपको पार्टी से अलग कर दिया, पार्टी से हटा दिया। तो अब क्या आप, जब ये दोष मुक्ति हो गई है अदालत के द्वारा, तो आप दोबारा भारतीय जनता पार्टी में जाना चाहेंगे या क्या आपका अगला स्टेप रहेगा? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं भारतीय जनता पार्टी में था, मैंने बहुत सेवा करी भारतीय जनता पार्टी की। 5-5 किलोमीटरों से वोटरों को लाकर, कंधे पर लाकर, पैरालाइज जो वोटर थे उनको वोट डलवाया, दिन रात मेहनत करी। लेकिन मुझे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से कोई दिक्कत नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जो चंपावत की राजनीति है, जो चंपावत में बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के सरगना, जो यहाँ चला रहे हैं, उनने मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया है।
झूठा मेरे को फंसाया है। मैं जनता के साथ चला हूँ। आप लोगों ने देखा कि कैसे पंचायत चुनाव में मेरा नामांकन रद्द करा जाता है। इन लोगों द्वारा इतना बड़ा षड्यंत्र रचने के बाद, इतना बड़ा आरोप लगने के बाद ये मेरे को नहीं हरा पाए। पूरी भाजपा कांग्रेस एक होके मेरे खिलाफ लड़ी और पूरा सत्ता का दुरुपयोग करा। इनने मेरा नामांकन रद्द करा। 3 दिन में चुनाव लड़ा हूँ मैं। हाईकोर्ट ने मुझे, माननीय उच्च न्यायालय ने मुझे लड़ने की अनुमति दी। उसके बाद इन लोगों ने मेरे साथ इतना नाइंसाफ किया और जीता हुआ चुनाव इनने हरा दिया। वोट बढ़वा दिए, पेटियों में वोट डाल दिए। उसका भी प्रमाण है, मैं जल्द दूंगा आपको। लेकिन अब जो आगे की परिस्थिति है वो जनता तय करेगी। मैं जनता के बीच जाऊंगा, जनता से मिलूंगा। जिस जनता ने मेरे को इतना प्यार दिया है, इतना सम्मान दिया है, उस जनता के बीच जाऊंगा और जहां जाना होगा जनता निर्णय लेगी कि हमें किस पार्टी में जाना है या हमें निर्दलीय रहना है, हमें चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है, वो जनता तय करेगी। आप 2019 में आपने सल्ली से बीडीसी की सीट जीती और उसके बाद 2025 का चुनाव इस मुकदमे के बाद लड़ा, जब आरोप लगे उसके बाद लड़ा। तो और उसमें आपने कड़ी टक्कर दी। बमुश्किल 20-25 वोटों से आप जिला पंचायत सदस्य बनते बनते रह गए और बीजेपी के प्रत्याशी से आप 25 वोट पीछे गए। तो अब अगला साल चुनावी साल है, तो इसमें क्या आपकी विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर भी कोई विचार है या बीजेपी में कोई प्रदेश नेतृत्व से बात होने के बाद भारतीय जनता पार्टी में या कांग्रेस या यूकेडी या किसी अन्य फ्रंट में जाने को लेकर कोई अभी मन बनाया है? जी, अभी मन तो कोई नहीं बनाया है। मेरे से लगातार पार्टियां संपर्क में है। यूकेडी लगातार मेरे से संपर्क कर रही है कि आपको विधानसभा चुनाव लड़ना है और कांग्रेस भी मेरे से, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से का भी मेरे को फ़ोन आया है और बीजेपी में मेरे शीर्ष नेतृत्व से कोई बात नहीं हुई है। और फिलहाल चुनाव लड़ने का है, जनता चाह रही है हम चुनाव लड़े। अगर जनता कहेगी, जनता इस योग्य समझेगी तो हम जरूर लड़ेंगे। बहुत धन्यवाद कमल जी। कमल रावत का जो करीब 2 साल और 4 महीने का जो एक घटनाक्रम है, ये अंततः एक प्रकार से कह सकते हैं कि न्याय की जीत हुई। जैसा खुद वो कहते हैं कि आरोप गलत थे, आरोप एक प्रकार से राजनीति से प्रेरित थे। अंततः प्रदेश के सबसे बड़ी अदालत हाईकोर्ट ने ये फैसला दिया कि वो दोषमुक्त हैं। क्या इस दोषमुक्ति का लाभ उनके राजनीतिक कैरियर को मिलेगा? जो राजनीति में जिस तरह की अड़चनें उनकी आई हो, उस पार्टी से जो सत्ता में थे, जिसके वो पदाधिकारी थे, उससे उनको हटाया गया और अब 2.5 साल बाद जो स्थितियां हैं और अगले साल चुनाव है, तो कमल रावत की जो भूमिका है राजनीतिक तौर पर उनके लिए व्यक्तिगत रूप से जो फैसला आया है, ये उनके जीवन को और राजनीति को भी प्रभावित कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।